नीम गांव एक छोटा सा गांव जहां खेत हरे भरे और हवा में खुशबू थी, लेकिन ये सुकून सिर्फ दिखावा था। एक रहस्यमयी बोतल ने गांव की तकदीर बदल दी। इस बोतल में छुपा था जादू जो सिर्फ सही दिल वालों के साथ काम करता था और लालचियों के लिए सिर्फ विनाश लेकर आता था। फरिश एक साधारण युवक और सायरा बोतल में कैद रहस्यमयी शक्ति अब गांव को बचाने के लिए खड़े हैं, लेकिन एक लालची अजनबी आकर इस रहस्य को हथियाना चाहता है। क्या फरिश और सायरा इस खतरे से नीम गांव को बचा पाएंगे या लालच और पागलपन सब कुछ तहस नहस कर देंगे? जानने के लिए देखिए ये रहस्यमयी कहानी सिर्फ राज की बात पर। नीम गांव छोटा था, पर उसकी मिट्टी में कहानियां अनगिनत थीं। यहां का सूरज उगते ही खेतों को सुनहरी परत चढ़ा देता और ढलते ही पूरे गांव पर धुंधली नीली चादर तान देता। हवा में हमेशा बैलों की घंटियों की झंकार, गेहूं के दानों की गंध और नीम के पेड़ों की कसैली खुशबू तैरती रहती। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन उनकी आंखों में सालों का संघर्ष और विश्वास की चमक बसी रहती थी। इसी गांव में रहता था फरिश, 17 साल का, पतला दुबला, पर आंखों में अनोखी चमकली। फरिश का बचपन आसान नहीं रहा था। उसके माँ बाप का देहांत तब हो गया था जब वह बस 5 साल का था। मां को उसने मुश्किल से ही याद रखा था, बस इतना कि उनके बाल हमेशा गीले रहते, जैसे अभी अभी कुएं से पानी खींच कर आई हों, और उनकी हथेली की गंध मिट्टी और नीम के तेल से मिलकर एक खास सी हो जाती। पिता का चेहरा धुंधला था, पर उनके कंधों पर बैठकर मेले में झूले देखने की स्मृति उसकी आंखों में अब भी ताजा थी। माँ बाप के जाने के बाद उसकी परवरिश उसकी दादी जमुना देवी ने की। दादी गांव में सबकी इज्जत पाती थीं। लोग उन्हें सिर्फ दादी नहीं, माई कहकर बुलाते। उनके पास हर सवाल का जवाब था, हर रोग का घरेलू इलाज। उनकी झुकी कमर, सफेद बालों का जूड़ा और माथे पर हमेशा बंधा हुआ पीला कपड़ा गांव वालों को सुरक्षा का एहसास दिलाता था। फरिश ने अपनी दादी के साथ ही मिट्टी से जुड़ना सीखा। सुबह सूरज निकलते ही दादी उसे खेतों में ले जाती। देखो बेटा, वे कहती, धान की बाली और इंसान का दिल दोनों को पानी और दया चाहिए। अगर तुम खेत से प्रेम करोगे तो खेत तुम्हें भूखा नहीं रहने देगा। फरिश खेतों से प्यार करता था। वह घंटों गीली मिट्टी में नंगे पैर घूमता, हल्की धूप में पसीना पोंछता और हर पौधे से ऐसे बात करता जैसे वह उसका दोस्त हो। कभी कभी गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो फरिश पौधों से बात करता है, लेकिन फरिश को परवाह नहीं थी। दादी ने उसे सिखाया था कि जो दिल से करता है वही टिकता है। गांव की गलियां संकरी थीं, पर उनमें जीवन छलकता था। सुबह शाम चरवाहे अपने झुंड लेकर निकलते, औरतें कुएं से पानी खींचते समय गुनगुनाती, बच्चे मिट्टी में खेलते खेलते पूरे गेरुए हो जाते। पर इन सब के बीच फरिश के लिए सबसे खास जगह थी उसका छोटा सा खेत, जो गांव के कोने में नीम और पीपल के बीच बसा था। खेत के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसे गांव वाले अंधा कुआं कहते थे कि उस कुएं का पानी रहस्यमयी है, कभी मीठा कभी कड़वा। कई लोग डरते भी थे वहां से पानी लेने से, पर फरिश को उस कुएं से अजीब सा लगाव था। वह अक्सर कुएं के पास बैठकर दादी की कहानियां सुनता। दादी उसे किस्से सुनाती, राक्षसों के, परियों के, आत्माओं के और जिन्हों के। हर चीज में जान होती है बेटा, वे कहती, मिट्टी में, पानी में, हवा में, बस आंख चाहिए पहचानने की। इन्हीं कहानियों के बीच एक दफा दादी ने उसे एक किस्सा सुनाया था, एक बोतल में बंद रूह का। उन्होंने कहा था कि कभी कभी आसमान की शक्तियां इंसानों से नाराज होकर उन्हें कैद कर देती हैं और वे वर्षों तक किसी मिट्टी के टुकड़े में, किसी धातु की वस्तु में या किसी बोतल में कैद रहती हैं। तब बच्चा था फरिश, उसने बात पर ध्यान नहीं दिया, पर किस्मत ने उसके लिए वही कहानी लिख रखी थी। एक बरसाती शाम थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। गांव के बच्चे बारिश में भीगते भीगते तालाब की ओर भाग रहे थे, लेकिन फरिश अपने खेत के कोने में गया, जहां अंधे कुएं के पास झाड़ियां उगाई थीं। हवा तेज थी और नीम के पेड़ की टहनियां सरसराकर जैसे कुछ कहना चाह रही थीं। झाड़ियों के बीच उसे एक चमक दिखाई दी। पहले तो उसे लगा यह किसी टूटी चूड़ी का टुकड़ा होगा,
पर जब उसने हाथ बढ़ाकर मिट्टी हटाई तो उसके सामने एक अजीब सी बोतल निकली। बोतल कांच की नहीं बल्कि पीतल और तांबे जैसी धातु की बनी थी, जिस पर नक्काशी के अनजाने अक्षर खुदे हुए थे। बोतल की गर्दन पर गाढ़ी मोम की परत चढ़ी थी, मानो उसे जानबूझकर बंद किया गया हो। फरिश ने बोतल को हाथों में उठाया तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने अचानक उसके सीने से पसीना खींच लिया हो। बोतल भारी थी, लेकिन उससे आती हल्की सी घंटियों जैसी आवाज ने फरिश को चौंका दिया। उसने दादी की कहानी याद की और सोचा, कहीं ये वही तो नहीं। वह बोतल लेकर घर आ गया। दादी को दिखाने ही वाला था कि तभी उनके तेज खांसी की आवाज आई। दादी बिस्तर पर थीं और उनका शरीर बारिश की नमी से कांप रहा था। फरिश ने सोचा, अभी उन्हें परेशान न करे। बोतल को उसने अपने कमरे के कोने में रख दिया। रात आई तो तूफान भी आया। आकाश में बिजली कड़की और अचानक बोतल से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। फरिश बिस्तर से उठ बैठा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह धीरे धीरे बोतल के पास गया और हाथ रखते ही मोम की सील जैसे खुद ब खुद पिघल गई। अगले ही पल कमरे में एक हल्की सी नीली धुंध फैल गई। धुंध के बीच से एक आकृति बनी, नाजुक पर चमकदार। उसकी आंखें जैसे तारों की तरह चमक रही थीं और बाल ऐसे लहरा रहे थे जैसे हवा में नहीं, पानी के भीतर हों। तुम कौन हो? फरिश ने कांपते हुए पूछा। आकृति मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में उदासी थी। मेरा नाम सायरा है, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं कैद थी, बहुत सालों से। फरिश का डर धीरे धीरे हैरत में बदल गया। कैद? किसने? सायरा ने आंखें झुका ली। किस्मत ने, मेरे अपने लालच ने। मैंने नियम तोड़े थे और मुझे इस बोतल में बांध दिया गया। फरिश ने ध्यान से देखा। उसकी आंखों में इंसानों जैसी थकान थी, पर चेहरा इतना शांत कि जैसे वह धरती और आकाश के बीच कहीं का नहीं। कुछ देर दोनों चुप रहे। बाहर बारिश की बूंदें खपरेल पर पड़ती तो लगता जैसे ढोल बज रहे हों। फिर फरिश ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? सायरा की आंखों में हल्की चमक लौटी। मदद? उसने जैसे सोचा ही न था कि कोई इंसान यह पूछेगा। हां, शायद, लेकिन याद रखना, मैं शक्तियों के साथ बंधी हूं। मेरे हर काम का कोई असर होता है। अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलते हैं। फरिश को उसकी बातों से डर नहीं बल्कि अपनापन महसूस हुआ। उसकी दादी ने सिखाया था कि हर चीज में जान होती है, बस पहचाननी होती है। शायद यही वह पल था जब फरिश ने पहचान लिया कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उस रात दोनों देर तक बात करते रहे। फरिश ने उसे गांव के बारे में बताया, कैसे तालाब सूखने लगा है, कैसे फसलें बार बार बरसात के भरोसे रह जाती हैं। और सायरा ने उसे अपने कैद के साल गिनाए, अपनी गलती सुनाई। धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता बनने लगा। डर और हैरत की जगह विश्वास ने ले ली। सायरा ने वादा किया कि वह फरिश का साथ देगी, पर शर्त यह होगी कि फरिश कभी उसका उपयोग लालच के लिए नहीं करेगा। फरिश ने सिर हिलाकर हामी भर दी। मैंने हमेशा खेतों से बात की है, अब शायद मैं तुमसे भी कर सकूंगा। सायरा मुस्कुराई। शायद यही वजह है कि किस्मत ने बोतल तुम्हें दी। उस रात नीम गांव की हवा बदली हुई थी। बाहर तूफान था, पर फरिश के दिल में अजीब सा सुकून था, मानो वह अकेला न रहा हो। नीम गांव की हवाओं में उस साल एक अजीब सी घुटन थी। खेतों में खड़े धान के पौधे ऐसे लग रहे थे जैसे सूखे होंठ पानी की भीख मांग रहे हों। फरिश हर सुबह अपने खेत में जाता, मिट्टी को हाथ से छूता और अपने दिल में एक ही सवाल रखता, कितना और सहेंगे हम। सायरा अक्सर उसके साथ रहती। जब फरिश थका हारा लौटता तो वह हल्की नीली आभा में लिपटी खड़ी होती और अपनी ठंडी हथेलियां उसके कंधे पर रख देती। तुम्हारे दिल में डर बहुत है, उसने एक रात कहा था। फरिश ने चुपचाप सिर झुका लिया। डर नहीं, बोझ है। अगर गांव की फसलें न बची तो सब मुझे दोष देंगे। दादी बूढ़ी हो गई हैं, सबकी उम्मीदें मुझसे हैं। सायरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अनजानी गहराई थी। फरिश, याद रखो, मैं यहां तुम्हारे लिए हूं, लेकिन मेरी शक्ति असीमित नहीं। हर बार जब मैं प्रकृति से उलट कुछ करती हूं तो उसका संतुलन बिगड़ता है,
पानी लाऊंगी तो कहीं और सूखा पड़ेगा, आग बुझाऊंगी तो किसी और का चूल्हा ठंडा हो जाएगा, यही मेरी सजा है। फरिश ने उसके शब्दों को गौर से सुना। उसकी दादी ने भी हमेशा यही कहा था, हर वरदान एक भार लेकर आता है। लेकिन गांव वाले धीरे धीरे बेचैन होने लगे थे। कुएं का पानी कम हो रहा था, पशुओं के लिए चारा सड़कों तक बिखरा पड़ा था और खेतों की मिट्टी बार बार दरक जाती। इसी बीच बंसीलाल की चालाक निगाहें और तेज हो गईं। गांव का सबसे लालची आदमी था वह। शुरू में वह बस तमाशा देख रहा था, लेकिन जब उसने फरिश के खेतों में हरी भरी लताएं देखीं, जबकि आसपास के सारे खेत सूख रहे थे, तो उसके मन में शंका और ईर्ष्या दोनों ही उग आए। इस लड़के के पास कुछ है, कुछ ऐसा जो औरों के पास नहीं, उसने खुद से कहा। रातों को बंसीलाल दूर से फरिश के घर की जासूसी करने लगा। वह देखता कि कैसे कभी कभी फरिश अंधेरे कमरे में किसी से बात करता है, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं देता। उसे खिड़की से हल्की नीली चमक दिखती और उसके कानों तक धीमी आवाजें पहुंचती, कोई राज है यहां और वह राज मुझे चाहिए। बंसीलाल की आंखों में लालच की आग जल उठी। दूसरी ओर फरिश और सायरा का रिश्ता और गहराता गया। फरिश उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाता, कैसे वह दादी के साथ मेले में गया, कैसे पहली बार उसने खेत में हल चलाया, और सायरा अपने बीते समय की झलकियां बताती। मैं भी कभी इंसानों जैसी ही थी, उसने कहा। कैसे? फरिश ने हैरानी से पूछा। सायरा ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने चाहा था वैसा बनना, पर जब तुम आसमान की शक्ति हो और इंसान जैसा लालच पालने लगो तो नियम टूटते हैं। मैंने अपने लिए चाहा, दूसरों के लिए नहीं, और यही कारण है कि मुझे कैद किया गया। फरिश ने उसकी आवाज में पछतावा महसूस किया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजाद करने का रास्ता ढूंढूंगा। सायरा ने सिर हिलाया। आजादी इतनी आसान नहीं, बोतल ही मेरी किस्मत है। तुमसे मिलना शायद मेरी सजा का सबसे अच्छा हिस्सा है, लेकिन मैं इससे बाहर निकलूं यह तय नहीं। उनकी बातें अब दिल से निकलकर आत्मा तक पहुंचने लगी थीं। फरिश को लगता था जैसे सायरा उसकी अपनी ही परछाई हो, बस नीली रोशनी में डूबी हुई। गांव में हालात बिगड़ते गए। सूखे से कुछ घरों में चूल्हे ठंडे रहने लगे, बच्चे रोते, औरतें कुएं पर झगड़ती, मर्द बेबस होकर आसमान की ओर देखते। एक शाम पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग, किसान और औरतें सब इकट्ठा हुए। अगर यह हाल रहा तो अगले महीने भूखमरी होगी, किसी ने कहा। कुछ तो करना पड़ेगा, भगवान भी सुनते नहीं अब। फरिश सभा के किनारे खड़ा था, सबकी आंखें जैसे उसी पर टिकी हों। आखिर उसके खेत में ही तो कुछ हरियाली बची थी। फरिश, तेरे खेत हरे भरे क्यों हैं? बुजुर्ग रामनारायण ने सवाल किया। फरिश ने गहरी सांस ली। सच बताना चाहता था, लेकिन सायरा का वादा याद आया। अगर वह बता देगा तो लोग डरेंगे, शायद सायरा को दुश्मन समझ लें। मैं रोज मेहनत करता हूं, बस यही वजह है। उसने झूठ बोल दिया। बंसीलाल हंसा। मेहनत? हम सब ने मेहनत नहीं की क्या? यहां कुछ और है और यह लड़का छिपा रहा है। गांव में शोर मच गया। दादी ने तुरंत बीच में आकर कहा, चुप रहो सब, फरिश पर शक मत करो। यह वही लड़का है जिसने खेतों से प्रेम करना सीखा है। सब शांत हो गए, लेकिन शक की दरारें पड़ चुकी थीं। उस रात फरिश ने सायरा से कहा, मुझे डर लग रहा है, गांव वाले मुझसे सवाल करने लगे हैं। सायरा ने उसकी ओर देखा। उसकी नीली आंखों में चिंता थी। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन याद रखो, जब राज खुलते हैं तो डर भी पैदा होता है। तुम्हें तय करना होगा कि सच कब बताना है। फरिश चुप हो गया। बाहर नीम गांव पर काली रात छाई थी और कहीं दूर बंसीलाल अपने मन में योजना बना रहा था, कैसे उस नीली रोशनी का राज झड़प लिया जाए। नीम गांव की सुबहें अब पहले जैसी शांत नहीं रह गई थीं। चारों तरफ खेतों में सूखी मिट्टी की बदबू और टूटी पत्तियों की सरसराहट गूंजती रहती। तालाब का पानी आधा रह गया था और कुओं में रस्सी जितनी भी गहराई डालो, रस्सी का सिरा सूखी बालू पर ही रुक जाता। गांव वाले माथे पर पसीना पोंछते हुए भगवान का नाम लेते और आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते कि शायद कहीं से बादल उमड़ आए। लेकिन नीम गांव का आसमान जैसे रूठा हुआ था। हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी। खेतों के किनारे बैठी औरतें झगड़ पड़ती,
तेरे बैल ने मेरी मेढ़ बिगाड़ दी, तेरे बच्चे ने मेरी मक्का नोच ली। हर तरफ बेचैनी फैल गई थी। इन्हीं बेचैन दिनों में फरिश अपने खेत की हरियाली बचाए रखने की कोशिश कर रहा था। यह बात गांव वालों को चुभती थी। जब उनके खेत सूख रहे थे तब फरिश के खेत की पंक्तियों में धान हरी झिलमिल करती दिखती। लोग पहले इसे उसकी मेहनत समझकर चुप रहते, पर धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। कछु तो है, ये छोरा जादू टोना करता है क्या? उसकी दादी भी कुछ मंत्र जानती थी, याद है ना? हाँ रे, तभी तो उसके खेत में हरियाली है। गांव के चौपाल पर ये बातें धीरे धीरे अंगारे की तरह फैलने लगीं। बंसीलाल गांव का बनिया था। उसकी दुकान पर हर कोई आटा तेल से लेकर बीज खाद तक लेने आता। लालची तो वो हमेशा से था, लेकिन हाल के महीनों में उसका चेहरा और ज्यादा खिंचा तना लगने लगा। गांव में सूखा पड़ा तो उसकी कमाई भी कम हो गई। उधारी बढ़ती जा रही थी और लोग उसे टालने लगे थे। एक शाम वह अपनी दुकान बंद करके चौपाल पर बैठा था। उसका पान चबाता मुंह और लाल थूक किनारे ठूकते हुए उसने फरिश के खेत की ओर देखा। धान की लहराती बालियां हल्की हवा में झूम रही थीं। उसके मन में ईर्ष्या का बीज उसी पल गहराई तक ढस गया। कैसे मुमकिन है? बाकी गांव सूखा खा रहा है और इस लड़के का खेत लहलहा रहा है। जरूर कोई राज है इसमें, उसने मन ही मन सोचा। उस रात बंसीलाल बेचैन सोया। करवटें बदलते हुए उसने कई बार सोचा कि जाकर पूछे, मगर फरिश तो सीधा साधा लड़का है, उससे कुछ कहने पर आसानी से राज्य नहीं खुलेगा। नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। छुप कर उसने तय किया। अगले कुछ दिनों तक बंसीलाल ने बहाना बनाकर फरिश के खेत की ओर चक्कर लगाने शुरू किए। कभी कहता धान का बीज देखना है, कभी बहाना बनाता पानी की नाली देख रहा हूं। फरिश को उसकी मौजूदगी अजीब लगती, लेकिन वह चुप रहता। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए संदेह करना उसके स्वभाव में नहीं था। लेकिन बंसीलाल की आंखें हर वक्त चौकन्नी रहती। उसने नोटिस किया कि शाम ढलते ही फरिश अक्सर अकेला अपने खेत के पास बने पुराने कुएं के पास बैठ जाता। कभी कभी वह वहां घंटों बैठा रहता, जैसे किसी से बात कर रहा हो। किससे बात करता है ये छोरा? बंसीलाल की आंखों में चमक आ गई। एक रात वह धीरे धीरे खेतों के रास्ते रेंगता हुआ पहुंचा। झाड़ियों के पीछे छुपकर उसने देखा फरिश कुएं के पास बैठा है और उसकी हथेलियों में एक चमकती हुई बोतल झिलमिला रही है। बंसीलाल का दिल धक धक करने लगा। उसने साफ देखा कि बोतल में नीली सी रोशनी लहरा रही है और उस रोशनी में किसी औरत का धुंधला सा चेहरा झलकता है। अरे, ये तो जिन्न की बोतल है। उसके मुंह से बिना आवाज निकले शब्द फूटे। लालच की लपटें उसके भीतर सुलग उठी। उस रात बंसीलाल की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन दूसरी ओर फरिश के लिए वो रात खास थी। वह बोतल उठाए कुएं के पास बैठा था। बोतल से नीली आभा झिलमिला रही थी और सायरा की कोमल आवाज हवा में घुल रही थी। आज तुम थके हुए लग रहे हो फरिश, सायरा ने धीरे से कहा। हाँ, खेत का काम बहुत है और लोग भी अब सवाल पूछने लगे हैं। फरिश ने बोतल को सहलाते हुए कहा। लोग हमेशा सवाल करेंगे, लेकिन याद रखो, हमारा रिश्ता दूसरों को नहीं समझ आएगा। तुम मुझसे डरते तो नहीं? फरिश मुस्कुरा दिया। डर नहीं सायरा, मुझे तो लगता है तुम ही मेरी दादी की तरह मेरी रखवाली करती हो। अगर तुम न होती तो ये खेत भी मर जाते। सायरा की आंखों में नमी झिलमिला उठी। तुम्हारी दादी ने मुझे बचाया था, वरना मैं बहुत पहले मिट्टी में समा जाती। तुम्हारे जरिए ही मैं जिंदा हूं। दोनों की बातें देर रात तक चलती। फरिश अक्सर अपने बचपन की कहानियां सुनाता। कैसे दादी ने उसे ललाबाई सुनाते हुए नींद सुलाई, कैसे वह उनके साथ मेले गया था और कैसे उन्होंने हमेशा कहा था, बीज बोते वक्त दया भी बोना, वरना फसल कभी मीठी नहीं होगी। सायरा उसे सुनते हुए मुस्कुराती और कभी कभी उसकी आवाज में हल्की उदासी घुल जाती। दिन बीतते गए, पर बारिश अब भी नहीं आई। नीमगांव के लोग और चिड़चिड़े होने लगे। बच्चों की आंखों में पीली परछाइयां उतरने लगीं और बूढ़ों की खांसी गाढ़ी होती गई। भगवान नाराज हैं, पुजारी ने मंदिर में ऐलान किया। कहीं गांव में कोई अपशगुन छिपा है, तभी ये सूखा पड़ा है। सबकी निगाहें धीरे धीरे फरिश की ओर मुड़ने लगीं। अरे,
देखो ना, उसका खेत अब भी हरा है। हाँ रे, जरूर कोई जादू है इसमें। अगर वो अपना राज न खोले तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। फरिश तक ये कानाफूसियां पहुंचती, लेकिन वह चुप रह जाता। उसे सायरा से वादा करना था कि वह उसका रहस्य किसी को नहीं बताएगा, पर बंसीलाल के लिए यह सब सोने पर सुहागा था। अब उसे यकीन हो चुका था कि बोतल ही सारी समृद्धि की कुंजी है। एक शाम वह गांव के 2-3 बेरोजगार लड़कों को पकड़कर दारू पिलाने लगा। बोला, सुनो, उस छोरे फरिश का राज मुझे मालूम है। उसके पास जिन्न की बोतल है, उसी से वो खेत हरा करता है। अगर वो बोतल हमारे पास आ जाए तो सोचो कैसा सुख मिलेगा। लड़के पहले हंस पड़े। अरे बंसी काका, तुम भी अजीब हो, जिन्न विन्न कुछ नहीं होता। लेकिन बंसीलाल ने कसम खाकर कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोतल में औरत का चेहरा झलक रहा था, रोशनी चमक रही थी। ये कोई मामूली चीज नहीं। लड़कों की आंखों में भी लालच तैरने लगा। तो फिर कब हाथ मारे? उनमें से एक बोला। बंसीलाल ने आंखें मिचकाते हुए कहा, जल्द ही, सही वक्त का इंतजार करो। यहां तक आते आते नीम गांव की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक तरफ फरिश और सायरा का रिश्ता गहराता जा रहा था, जो मासूमियत और विश्वास पर टिके एक रहस्य जैसा था। दूसरी ओर गांव वालों के मन में शंका और बंसीलाल के मन में लालच बढ़ रहा था। आसमान सूखा रहा, पर जमीन के नीचे एक तूफान पलने लगा था। नीम गांव में बेचैनी हर रोज और तेज हो रही थी। खेत सूख चुके थे, तालाब की मिट्टी फटकर जाल जैसी रेखाओं में बदल गई थी और मवेशियों की आंखें पिचक गई थीं। औरतें घड़ों में पानी भरने के लिए सुबह से कतारों में खड़ी हो जाती, मगर बर्तन अक्सर खाली ही रह जाते। ऐसे में फरिश का खेत अब गांव के लिए सिर्फ रहस्य नहीं, बल्कि जलन और गुस्से का कारण बन चुका था। उसकी हरी फसलें लोगों की आंखों को चुभतीं। एक दिन चौपाल पर बुजुर्ग, किसान और औरतें सब इकट्ठे हुए। गर्म हवा बह रही थी और नीम के पेड़ के नीचे लाठी टेकते हुए बूढ़े मोहन काका बोले, ये ठीक नहीं। जब भगवान ने सब पर एक जैसी मार डाली है तो फरिश का खेत कैसे बचा रह गया? इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। भीड़ में से आवाज उठी, हाँ, वो छोरा रात रात भर कुएं के पास क्या करता है? बोतल में किससे बतियाता है? हमारे बच्चों के पेट खाली हैं और उसका खेत लहलहा रहा है। अगर उसमें कोई जिन्न टोना है तो हमें बताना ही होगा। लोगों की आंखों में भूख और शक का मेल था, पर सबकी नजरें बार बार एक चेहरे पर टिक रही थीं, बंसीलाल पर। बंसीलाल ने अपना सिर हिलाया और आवाज को गंभीर बना लिया, गांव वालों, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस लड़के के पास बोतल है। उस बोतल में एक जिन्ननी कैद है। वही उसके खेतों को सींचती है, वही उसे हरियाली देती है। भीड़ में सनसनी फैल गई। औरतों ने अपने घूंघट कस लिए, बच्चों को पास खींच लिया। अगर ये सच है, एक बुजुर्ग ने कहा, तो वो बोतल गांव की होनी चाहिए। हम सबका हक है उस पर। बंसीलाल ने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूं। अगर बोतल मेरे पास आ जाए तो मैं उसे पूरे गांव के भले के लिए इस्तेमाल करूंगा। बारिश बुलाऊंगा, अनाज उगाऊंगा और सबका पेट भरेगा। भीड़ ने बंसीलाल की बात पर सिर हिलाना शुरू किया। लालच और डर के बीच गांव धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा। उस रात फरिश ने अपने खेत की रखवाली करते हुए देखा कि लोग उसे टेढ़ी नजरों से घूर रहे हैं। पहले जो बच्चे उसके खेत के किनारे खेलते थे, अब वे पास तक नहीं आते। औरतें पानी भरने जाते हुए उसे देखती तो फुसफुसाकर राह बदल लेती। वह भारी मन से कुएं के पास बैठा। बोतल हाथ में थामे उसने धीरे से पुकारा, सायरा। नीली रोशनी की लहर फैल गई और सायरा का चेहरा झिलमिला उठा। तुम परेशान हो फरिश? उसने कहा। फरिश की आवाज कांप गई। गांव वाले अब मुझसे डरने लगे हैं। सब कहते हैं मेरे पास कोई जिन्न है, वे तुम्हें छीनना चाहते हैं। सायरा की आंखों में गुस्से की लकीरें तैर गईं। लोग लालची हैं। याद रखो, मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन अगर किसी और ने मुझे पाने की कोशिश की तो उन्हें सिर्फ बर्बादी मिलेगी। नहीं सायरा, मैं नहीं चाहता कि किसी को नुकसान हो। दादी हमेशा कहती थी, दया के बिना कोई फल मीठा नहीं होता। सायरा ने लंबी सांस ली।
उसकी परछाई बोतल की दीवारों में कांपने लगी। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा फरिश। बंसीलाल का दिल सबसे गंदा है। उसकी आंखें हर वक्त मुझे ताकती हैं। अगर उसने बोतल छुई तो उसका लालच ही उसे निगल जाएगा। फरिश ने सिर झुकाकर वादा किया, मैं तुम्हें किसी को नहीं लेने दूंगा। कुछ ही दिनों बाद बंसीलाल ने अपनी चाल चली। आधी रात को जब गांव नींद में डूबा था और कुत्तों की हल्की भौंक सुनाई दे रही थी, वह 3 लड़कों को साथ लेकर फरिश के घर की ओर बढ़ा। हाथ में लालटेन की हल्की रोशनी कांप रही थी। धीरे चलो, शोर मत करना, बंसीलाल फुसफुसाया। फरिश की झोपड़ी खेत के किनारे थी। दरवाजा आधा खुला था क्योंकि गर्मी से नींद में भी घुटन होती थी। फरिश गहरी नींद में था। उसके सिरहाने के पास बोतल रखी हुई थी जिसमें हल्की नीली चमक दबे स्वर में धड़क रही थी। लड़के घबराए हुए थे। काका, ये तो सच में चमक रही है। बंसीलाल की आंखें लाल हो उठी। बस यही है, जल्दी उठा लो। लेकिन जैसे ही उसका हाथ बोतल के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई। दीवारों से धूल उड़ने लगी। बोतल के भीतर से एक ठंडी सख्त आवाज गूंजी। हिम्मत कैसे हुई? लड़के चीखते हुए पीछे हट गए। लालटेन जमीन पर गिरकर बुझ गई। अंधेरा घना हो गया। बंसीलाल ने हड़बड़ाकर बोतल उठाने की कोशिश की, लेकिन बोतल तप्त लोहे जैसी गर्म हो उठी। उसकी हथेलियां जल गईं। वह दर्द से कराहते हुए पीछे गिर पड़ा। फरिश नींद से जाग गया और सब देख लिया। काका, आप यहां क्या कर रहे हैं? बंसीलाल ने कराहते हुए झूठ बोला। मैं तो बस देखने आया था। तुम्हारे घर से रोशनी दिख रही थी। फरिश का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि अब खतरा सचमुच करीब है। सुबह होते ही फरिश फिर से बोतल के पास बैठा। सायरा, तुमने देखा ना, वे तुम्हें लेने आए थे। सायरा की आंखों में भड़कती आग थी। मैंने चेतावनी दी थी, अगर उन्होंने फिर कोशिश की तो मैं उन्हें मिट्टी में मिला दूंगी। नहीं, फरिश ने घबराकर कहा। सायरा, कृपया किसी को नुकसान मत पहुंचाना। वे भटके हुए हैं, लेकिन इंसान है। अगर तुमने गांव वालों को चोट पहुंचाई तो वे और भी डरेंगे। फिर मैं तुम्हारा साथ कैसे निभा पाऊंगा? सायरा चुप हो गई। उसकी परछाई जैसे धीमे धीमे फीकी पड़ गई। फरिश, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम दया की बात करते हो, लेकिन कभी कभी दया ही सबसे बड़ा जहर बन जाती है। याद रखना, जिनसे प्यार करते हो उनकी हिफाजत करना ही सच्ची दया है। फरिश ने बोतल को कसकर सीने से लगा लिया, जैसे अपनी दादी की पुरानी चादर। उस चोरी की कोशिश के बाद गांव में फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। सुना है बंसीलाल फरिश के घर गया था। हाँ, जिन्ननी ने उसे जला दिया। अब तो पक्का है, छोरे के पास कोई तंत्र मंत्र है। औरतें कुएं पर पानी भरते हुए कहती, अगर वो बोतल गांव में रह गई तो हम सब पर आफत आएगी। बुजुर्ग चौपाल पर माथे पर हाथ रखकर सोचते, हमें कुछ करना ही होगा, नहीं तो भगवान नाराज रहेंगे। फरिश अब अकेला पड़ता जा रहा था। बचपन के दोस्त उससे कटने लगे। बच्चे उसे देख हंसी ठिठोली करने लगे। अरे जिन्न वाले फरिश! उसका दिल टूटा, पर वह चुप रहा। बोतल उसका सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा बोझ बन चुकी थी। लेकिन बंसीलाल ने हार नहीं मानी। उसकी हथेलियां अभी भी लाल थीं, पर लालच ने उसे और पागल बना दिया था। मैं अकेला नहीं लड़ सकता, उसने सोचा। अगर गांव वाले खुद मुझसे बोतल लाने को कह दें तो फरिश रोक भी नहीं पाएगा। उसने लोगों के बीच धीरे धीरे जहर घोलना शुरू किया। देखा ना, जब मैंने बोतल छूने की कोशिश की तो आग लग गई। सोचो, अगर ये बोतल गांव के काम में आए तो हमें कितनी राहत मिलेगी। बारिश होगी, अनाज उगेगा और बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। लोग उसकी बातों से और डरने लगे। डर और भूख इंसान को जल्दी मोड़ देते हैं। एक तरफ उसकी मासूमियत और सायरा के साथ गहरा रिश्ता, दूसरी तरफ गांव का डर और बंसीलाल का लालच। आसमान अब भी सूखा था, लेकिन धरती के नीचे एक नई आंधी उमड़ रही थी। सायरा के भीतर गुस्सा बढ़ रहा था और गांव वालों के दिल में शक और लालच। फरिश समझ नहीं पा रहा था, क्या वह सायरा की रक्षा कर पाएगा या गांव और बंसीलाल की साजिश उसे तोड़ देगी। नीमा गांव का आसमान अब और भी बेरहम हो गया था। बादलों का नामो निशान नहीं था। खेत सूखे चिथड़ों जैसे दिखते और बकरियां भूख से चिल्लाती। लोग चौपाल पर जुटते, पर बातें अब तकरार और शिकायतों से भरी होती। अगर ऐसे ही रहा तो अगले महीने तक अनाज खत्म हो जाएगा। बच्चों का पेट कैसे भरेगा? भगवान कब तक परीक्षा लेगा? इन आवाजों के बीच एक आवाज बार बार गूंजती, बंसीलाल की। भगवान तभी राजी होंगे जब हम अपने गांव से अपशगुन हटाएंगे।
और वो अपशगुन है फरिश और उसकी बोतल। भीड़ हर दिन उसके सुर में सुर मिलाने लगी। डर और भूख ने उन्हें अंधा कर दिया था। बंसीलाल अब अकेले चोरी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पहली बार की नाकामी और जली हथेलियों ने उसे सावधान कर दिया था, लेकिन उसके लालच ने उसे चालाक भी बना दिया। अगर मैं बोतल लेने सीधा जाऊंगा तो सायरा फिर से मुझे जला देगी, लेकिन अगर पूरा गांव साथ हो तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, उसने सोचा। उसने चौपाल पर लोगों से कहा, देखो भाइयों, अगर वो बोतल हमारे हाथ में आ जाए तो हम उससे बारिश मांग सकते हैं, फसलें हरी हो जाएंगी। फरिश अकेले क्यों लाभ उठाए? क्या हम सबका हक नहीं? लोग सिर हिलाने लगे। भूख और डर के बीच उन्हें यही रास्ता आसान लगा। इन दिनों फरिश का मन बहुत भारी था। खेत की हरियाली अब उसे खुशी नहीं देती थी। गांव वालों की निगाहें, उनकी फुसफुसाहटें सब उसकी आत्मा को चीरती थी। रात को वह बोतल लेकर कुएं के पास बैठा और सायरा को पुकारा, सायरा, मुझे लगता है लोग तुम्हें छीन लेंगे, मैं क्या करूं? सायरा की परछाई बोतल की दीवारों पर लहराई। उसकी आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों थे। फरिश, मैंने कहा था ना, इंसान लालची होते हैं। वे मुझे पाकर सिर्फ बर्बादी मोल लेंगे। तुम्हें मुझे बचाना होगा, लेकिन कैसे? मैं अकेला हूं, गांव वाले सब मुझसे कट गए हैं। सायरा की आवाज मुलायम हुई। तुम्हारी दादी ने मुझे कैद से बचाया था। उन्होंने मुझसे वादा करवाया था कि मैं तुम्हारी रखवाली करूंगी। याद रखो, मैं अकेली नहीं हूं। जब तक मेरा दिल तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। फरिश की आंखें नम हो गईं। उसने बोतल को सीने से लगाकर कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक हफ्ते बाद चौपाल पर निर्णायक सभा हुई। गांव के प्रधान ने ऐलान किया, आज रात हम सब फरिश के घर जाएंगे। उससे कहेंगे कि बोतल गांव के हवाले करे। अगर उसने इनकार किया तो जबरदस्ती करेंगे। अब और देर नहीं हो सकती। लोगों ने लाठियां और मशालें तैयार की। भूख और डर ने उन्हें निर्दयी बना दिया था। बंसीलाल की आंखों में विजय की चमक थी। अब वो बोतल मेरी होगी, उसने मन ही मन कहा। रात गहरी थी। हवा में गर्मी और बेचैनी थी। नीम गांव के आधे से ज्यादा लोग फरिश की झोपड़ी की ओर बढ़े। मशालों की लौ खेतों के बीच ऐसे हिल रही थी जैसे किसी पिशाच की आंखें चमक रही हों। फरिश बोतल के साथ जाग रहा था। जैसे ही उसने बाहर शोर सुना, उसका दिल धड़कने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। फरिश, बाहर आओ, वह कांपती आवाज में बोला। क्या चाहते हो तुम लोग? प्रधान की आवाज आई। हम चाहते हैं कि वो बोतल गांव के हवाले करो, वरना हमें खुद लेना पड़ेगा। फरिश ने बोतल को सीने से चिपकाया। ये मेरी दादी की अमानत है, मैं किसी को नहीं दूंगा। भीड़ गुस्से से गरज उठी। जबरदस्ती करनी पड़ेगी। भीड़ दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। फरिश ने बोतल को कसकर पकड़ा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। कृपया ये मत करो। लेकिन बंसीलाल सबसे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में पागलपन था। दे दो बोतल, अब ये गांव की होगी। उसने झपट्टा मारा और बोतल फरिश के हाथ से छीन ली। जैसे ही बोतल उसके हाथ में आई, नीली आभा भड़क उठी। हवा गूंजने लगी। सायरा की आवाज कांपी। बंसीलाल, तुमने मुझे छुआ, तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। बंसीलाल हंस पड़ा। अब तुम मेरी हो जिन्ननी, मेरी हर इच्छा पूरी होगी। गांव वाले चुप हो गए। वे डर और लालच के बीच कांपते खड़े थे। बंसीलाल ने बोतल को उठाकर कहा, सायरा, मुझे अनाज चाहिए, मेरे गोदाम भर दो, इतना कि मेरी 7 पीढ़ियां खाएं। बोतल से नीली लपट निकली और अचानक उसके गोदाम में बोरियों के ढेर लग गए। चावल, गेहूं, दाल सब चमकते हुए ढेर बन गए। गांव वाले अवाक रह गए। सचमुच ये जिन्न है। दिखा, अब हम भी बच सकते हैं। बंसीलाल की हंसी और तेज हो गई। अब देखना, मैं नीम गांव का सबसे बड़ा मालिक बनूंगा। लेकिन उसी रात जब लोग घर लौट रहे थे, अचानक आसमान में अजीब सी गड़गड़ाहट गूंजी। हवा का रुख बदल गया। कुओं का पानी काला पड़ने लगा। खेतों से बदबू आने लगी। सायरा की आवाज बोतल के भीतर से गूंजी। तुम्हारे लालच का अंजाम अब भुगतना पड़ेगा। बंसीलाल ने बोतल को कसकर पकड़ा। चुप रह, अब तू मेरी गुलाम है। फरिश को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर रही है। उसके कानों में दादी की आवाज गूंजी, बीज बोते वक्त दया भी बोना, वरना फसल कभी मीठी नहीं होगी। पर अब गांव की मिट्टी पर दया की जगह लालच का बीज पड़ चुका था। यहाँ भाग 3 का पहला आधा समाप्त होता है। अब कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां बंसीलाल बोतल का मालिक बन चुका है और उसका पहला लालच गांव में अनहोनी की आहट ला रहा है। सुबह होते ही नीम गांव बदल चुका था। बंसीलाल के गोदाम में अनाज के पहाड़ खड़े थे। गांव वाले दंग रह गए। भूख से सूखी आंखों में पहली बार चमक आई।
लोग बंसीलाल के दरवाजे पर कतार में खड़े होने लगे। बंसीलाल भाई, थोड़ा चावल दे दो, बच्चे भूखे हैं, जरा सा गेहूं मिल जाए तो जान बच जाए। बंसीलाल ने हंसते हुए कहा, मिल जाएगा, सब मिलेगा, मगर बदले में खेत मेरे नाम कर दो या फिर आधा हिस्सा मुझे दो। भूख से बेहाल लोग मजबूर हो गए। वे सहम कर हामी भरने लगे। धीरे धीरे आधा गांव उसकी जमीन पर लिखने लगा। फरिश ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसके दिल में आग जल रही थी। सायरा, तुमने ये होने क्यों दिया? सायरा की आवाज भारी और टूटी हुई लगी। फरिश, मैं मजबूर हूं। जिसने बोतल को छुआ उसका हुक्म मुझे मानना पड़ता है, लेकिन याद रखना, हर इच्छा की कीमत होती है। बंसीलाल की कीमत बहुत भारी होगी। फरिश कांप उठा। कैसी कीमत? खून, आंसू और बर्बादी। लालच कभी अकेला नहीं आता। कुछ ही हफ्तों में बंसीलाल पूरे गांव का मालिक बन बैठा। जो खेत कभी फरिश और उसके जैसे छोटे किसानों के थे, अब उस लोभी आदमी के नाम पर थे। गांव के बच्चे जो कभी खुले मैदानों में दौड़ते थे, अब बंसीलाल के गोदाम के बाहर बैठकर भूख से आंसू पोंछते। बंसीलाल उन्हें देखकर कहता, रोने से कुछ नहीं होगा, पहले काम करो, तब दाना मिलेगा। लोग धीरे धीरे उसकी गुलामी करने लगे। एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए, लेकिन ये बादल पानी के नहीं थे। इनमें से राख गिर रही थी। पूरा गांव राख से ढक गया। कुएं का पानी बदबूदार हो गया। लोग घबराकर बंसीलाल के पास दौड़े। तुम्हारे पास जिन्न है, इसे रोक दो। बंसीलाल बोतल उठाकर हंस पड़ा। सायरा, अब मुझे सोना चाहिए, मेरे गोदाम में सोने की ईंटें भर दो। बोतल से नीली लपट निकली और गोदाम चमकते सोने से भर गया। गांव वाले डर गए। सोना क्या करेगा? हमें तो पानी चाहिए, अनाज चाहिए। लेकिन बंसीलाल ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ये सब मेरा है, अब तुम सब मेरे मजदूर हो। रात को सायरा की परछाई बोतल के अंदर बेचैन होकर घूमती रही। उसकी आंखों से आंसू टपकते हुए दिखे। फरिश, मैंने कहा था ना, लालच की कीमत भारी होगी। धरती अब और नहीं सहेगी। फरिश ने कांपते हुए पूछा, क्या होगा? सायरा ने धीमे स्वर में कहा, धरती अब सूखी नहीं रहेगी, लेकिन बारिश नहीं होगी, खून बरसेगा। फरिश सिहर गया। अगली दोपहर नीम गांव पर काले बादल घिर आए। लोग खुश होकर नाचने लगे। बारिश आएगी, फसलें बच जाएंगी। लेकिन जैसे ही बूंदें गिरी, लोग चीख उठे। पानी नहीं, लाल लाल खून बरस रहा था। खून से खेत भर गए, कुएं लाल हो गए, नालियां लहू से बहने लगीं। बच्चे चीख कर घरों में भागे, औरतें रोने लगीं। पूरा गांव आतंक में डूब गया। लोग बंसीलाल के पास भागे। तूने हमें ये सजा दिलाई, जिन्न को रोक। लेकिन बंसीलाल पागल हो चुका था। वह सोने की ईंटों के ढेर में लोटपोट हो रहा था। देखो, मैं राजा हूं, ये सब मेरा है। उसने बोतल उठाई और चिल्लाया, सायरा, मुझे और सोना चाहिए। और सायरा की आंखें बोतल से चमकीं। उसकी आवाज गूंजी, अब और नहीं, तुम्हारा लालच पूरा हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है कीमत चुकाने की। बंसीलाल का शरीर कांपने लगा। उसकी त्वचा पर लाल धब्बे उभर आए। वह दर्द से तड़पने लगा। नहीं, मैं मालिक हूं, तू मेरी गुलाम है। लेकिन बोतल की नीली लपटें उसे घेरने लगीं। धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदल गया। उसकी चीख गांव की दीवारों में गूंजती रही। लोग सन्न रह गए उनके सामने। बंसीलाल का अहंकार राख बनकर उड़ गया था। लेकिन आपदा यहीं खत्म नहीं हुई। खून की बारिश 3 दिन तक लगातार होती रही। खेत सड़ गए, जानवर मर गए, कुएं जहरीले हो गए। गांव वाले भूख और डर से पागल हो गए। कई लोग गांव छोड़कर भाग गए। बाकी लोग चौपाल पर बैठकर रोने लगे। हमने क्या किया? क्यों उस बोतल के पीछे भागे? फरिश की आंखें नम थीं। मैंने चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तीसरे दिन रात को सायरा ने फरिश को पुकारा। उसकी आवाज भारी थी। फरिश, ये गांव अब अपने पापों की कीमत चुका रहा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे बचाया जा सकता है। फरिश ने कांपते हुए कहा, कैसे? मैं कुछ भी करूंगा, बस बच्चों की जान बच जाए। सायरा की आंखों में उदासी थी। एक ही रास्ता है, तुम्हें मुझे वापस उस गहराई में भेजना होगा जहां से मैं आई थी। बोतल को सील कर दो और कसम खाओ कि कभी इसे कोई इंसान नहीं खोलेगा। फरिश की आंखें भर आईं। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम तो मेरी दोस्त हो। सायरा मुस्कुराई। मैं हमेशा रहूंगी तुम्हारे दिल की याद में, लेकिन इंसानों की दुनिया मेरे लिए नहीं है। फरिश ने कांपते हाथों से बोतल को सील किया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। सायरा की परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। याद रखना फरिश, दया ही असली ताकत है। लालच सिर्फ राख छोड़ता है। और फिर बोतल शांत हो गई। अचानक आसमान से खून की बारिश रुक गई।
हवा साफ हो गई। कुएं का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। गांव वाले दंग रह गए। उन्होंने फरिश की ओर देखा। पहली बार उनकी आंखों में शर्म और कृतज्ञता दोनों थे। समय के साथ नीम गांव फिर से संभलने लगा, लेकिन वो साल गांव के इतिहास का सबसे काला साल बन गया। बच्चे आज भी उस खून की बारिश की कहानियां सुनकर कांप जाते। फरिश चुपचाप खेतों में काम करता रहा। बोतल उसने जमीन के नीचे गहरा दबा दी ताकि कोई और उसे छू न सके। और कभी कभी जब रात बहुत शांत होती, उसे हवा में सायरा की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। मैं यहां हूं फरिश, हमेशा। नीम गांव की मिट्टी अब धीरे धीरे हरी होने लगी थी। सूखा कम हुआ और कुएं का पानी साफ हो गया। गांव वाले फिर से हल चलाने लगे। बच्चे खेल के मैदान में लौट आए और जानवर चरने लगे। लेकिन उस साल की खून की बारिश की याद हर किसी के दिल में ताजा थी। फरिश खेतों में काम करता, पर उसकी आंखों में हमेशा एक चिंता झलकती, सायरा की याद और बोतल की जिम्मेदारी। वह जानता था कि अगर बोतल फिर किसी के हाथ में चली गई तो सारी तबाही दोबारा शुरू हो सकती है। रात को वह बोतल लेकर पुराने कुएं के पास बैठता। मिट्टी की खुशबू, हल्की हवा और दूर से आती उल्लुओं की आवाज, सब कुछ शांत था, पर उसकी आत्मा में शांति नहीं थी। सायरा, क्या कभी लोग समझेंगे कि हमें कितना संभल कर रहना पड़ता है? उसने बोतल से धीरे कहा। नीली रोशनी ने हल्का सा झिलमिलाया, जैसे सायरा मुस्कुरा रही हो। फरिश, इंसान जल्दी सीखते नहीं, पर तुमने समझ लिया है। बस ध्यान रखना कि लालच कभी न लौटे। फरिश ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन डर है सायरा। डर ठीक है, डर तुम्हें सतर्क रखेगा, और हां, तुम्हारा दिल हमेशा साफ रहेगा। यही सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे गांव में उत्साह लौट आया। किसानों ने नए बीज बोए, खेतों में हल्की हरी पत्तियां उगाईं। गांव वाले फरिश को देखते, इस बार फसल ठीक रहेगी, उसका खेत हरा है, बाकियों की उम्मीद भी बढ़ रही है। फरिश मुस्कुराया, पर भीतर बेचैनी थी। वह जानता था बंसीलाल की लालसा पूरी नहीं हुई थी, और अगर बोतल का रहस्य किसी और ने जान लिया तो सारी खुशहाली खतरे में पड़ सकती थी। एक दिन दूर से अजनबी आया। उसकी आंखें तेज और चालें संदिग्ध थीं। वह गांव में आकर बंसीलाल के रहते हुए अजीब कहानियां सुनाने लगा। सुना है, नीम गांव का लड़का अपने खेतों में किसी अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करता है। अगर मैं वो शक्ति पा लूं तो पूरे जिले का मालिक बन सकता हूं। गांव वाले डर गए। बच्चे घरों में छिप गए। अजनबी ने धीरे धीरे लोगों में शक की बीज बोना शुरू किया। फरिश ने देखा कि यह वही लालची प्रवृत्ति है जो पहले बंसीलाल में थी। उसने बोतल को कसकर पकड़ लिया। सायरा, ये नया खतरा है। मुझे डर है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नीली रोशनी ने हल्का सा झिलमिलाया। फरिश, तुम्हें बुद्धिमानी से काम लेना होगा। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। अजनबी ने गांव के कुछ कमजोर दिल वाले लोगों को अपनी ओर खींचा। उसने कहा, अगर हम उस लड़के से बोतल छीन लें तो हम सब अमीर हो जाएं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। गांव वाले जो पहले बंसीलाल के लालच के शिकार हुए थे, अब उसकी बात सुनकर झुकने लगे। फरिश ने सोचा, अगर मैंने जल्दी कार्रवाई नहीं की तो गांव फिर संकट में पड़ जाएगा। फरिश ने बोतल को गांव के पुराने मंदिर के नीचे गहरे कुएं में सुरक्षित छिपाया। उसने सायरा से बात की। हम इसे अब कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन अगर वह अजनबी जान गया तो सब खतरे में है। सायरा ने उसकी ठंडी हथेली पर हाथ रखा। तुमने सही किया, लेकिन याद रखना, लालच कभी नहीं सोता, और यह अजनबी खतरनाक है। फरिश ने बोतल सील की और मिट्टी से ढक दिया। अब तकरीबन सुरक्षित है। मैं हर रोज निगरानी करूंगा। सायरा ने हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारा दिल साफ है फरिश, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बस धैर्य रखो। कभी कभी समय ही सबसे बड़ा साथी होता है। कुछ हफ्तों में गांव वालों ने खेतों में हल चलाया। मौसम अनुकूल रहा, फसलें उगाईं और लोग फिर से खुश हुए। फरिश का खेत हमेशा हरा रहता है। क्या किसी को पता है कि वो जादू करता है? किसी ने हंसते हुए पूछा। फरिश चुप रहा। उसने जान लिया कि सच्चाई छुपाना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। लेकिन अजनबी अभी भी दूर से निगरानी करता रहा। उसके कदम खेतों की मिट्टी में हल्की गूंज छोड़ते और उसका मन हमेशा लालच की आग में जलता रहा। फरिश ने तय किया कि वह सिर्फ बचाव के लिए तैयार रहेगा। उसने गांव के कुछ विश्वसनीय लोगों को बुलाया और उन्हें बोतल और सायरा के रहस्य के बारे में अल्पज्ञात संकेत दिए। यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसी को विश्वास में लें, लेकिन इसे छुपाएं। अगर अजनबी ने खोज लिया तो हमें दोबारा खतरे में पड़ना होगा। गांव वाले डर के मारे चुप थे। उन्होंने समझ लिया कि फरिश का निर्णय सही है।
सायरा ने फिर बोतल के भीतर फुसफुसाया, तुम्हारे साथ हूं, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्क रहना होगा। एक रात फरिश खेतों में अकेला बैठा। हवा में हल्की सरसराहट थी। दूर से कुछ अजीब आवाजें आती, पक्षियों की नहीं, मानो किसी ने धीरे धीरे कदम रखे हों। फरिश ने बोतल को कसकर पकड़ा। सायरा, क्या यह वही अजनबी है? नीली आभा हल्की चमकी, जैसे सायरा कह रही हो। हाँ, डरना नहीं, धैर्य रखो, पहले कदम संभल कर रखना ही सही रास्ता है। फरिश ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में हिम्मत और भय दोनों झलक रहे थे। अजनबी की चाल अजनबी ने गांव में धीरे धीरे अपने झूठ फैलाने शुरू किए। वह लोगों से कहता, फरिश के खेत में जादू है, अगर हम उसे पकड़ लें तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सोचो, हम अमीर बनेंगे, कोई हमें दबा नहीं सकेगा। कुछ गांव वाले जो पहले बंसीलाल के लालच के शिकार थे, उसकी बातों में आ गए। उनका मन डर और लालच में डूबा हुआ था। फरिश ने देखा कि यह वही प्रवृत्ति है जो पहले बंसीलाल में थी। उसका दिल कांप उठा। फरिश ने बोतल को गांव के पुराने मंदिर के नीचे गहरे कुएं में छिपाया। सायरा, इसे अब कोई नहीं देख पाएगा, पर अगर अजनबी खोज गया तो सब खतरे में है। सायरा ने उसकी हथेली पर हाथ रखा। तुमने सही किया, लेकिन याद रखना, लालच कभी नहीं सोता, और यह अजनबी खतरनाक है। फरिश ने बोतल सील की और मिट्टी से ढक दिया। अब सुरक्षित है, मैं हर रोज निगरानी करूंगा। सायरा ने हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारा दिल साफ है फरिश, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बस धैर्य रखो, समय ही सबसे बड़ा साथी है। कुछ हफ्तों में गांव वालों ने खेतों में हल चलाया। मौसम अनुकूल रहा, फसलें उगाई और लोग खुश हुए। फरिश का खेत हमेशा हरा रहता है। क्या किसी को पता है कि वो जादू करता है? किसी ने हंसते हुए पूछा। फरिश चुप रहा। उसने समझ लिया कि सच्चाई छुपाना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। लेकिन अजनबी दूर से निगरानी करता रहा। उसके कदम खेतों की मिट्टी में हल्की गूंज छोड़ते और मन लालच की आग में जलता रहा। एक रात अजनबी ने सन्नाटा तोड़ते हुए खेत में प्रवेश किया। उसने बत्तियां जलाईं और चुपके से कुएं की मिट्टी खोदी। फरिश ने दूर से देखा। उसका दिल धड़कने लगा। सायरा, वह यहाँ है, हमें जल्दी करना होगा। सायरा की आभा बोतल के भीतर चमकी। फरिश, धैर्य रखो, अपनी चाल समझदारी से चलाना, पहले उसे पकड़ो फिर सिखाओ। फरिश ने 2 कदम आगे बढ़ाया। अजनबी ने झपट्टा मारा, पर बोतल की नीली आभा ने उसे रोक दिया। अजनबी चिल्लाया, यह तुम्हारा नहीं, मुझे दो। फरिश ने बोतल को कसकर पकड़ा। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसे तुम नहीं ले सकते। सायरा की आभा फैल गई। अजनबी को जैसे नीली बिजली ने घेर लिया। वह पीछे हट गया। यह क्या है? वह घबराया। ये जादू सिर्फ दया और सच्चाई के साथ काम करता है, लालच इसे झुका नहीं सकता। सायरा ने बोतल से कहा। अजनबी का मन डर और क्रोध में फटा। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं इसे तोड़ दूंगा, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरे दिन गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने देखा कि खेतों के पास कोई अजनबी भटक रहा था। फरिश, वह फिर से आया। कोई चिल्लाया। फरिश ने लोगों को शांत किया। चुप रहो, यह हमारे डर को बढ़ाने की चाल है, हम डर कर कुछ नहीं खो सकते। सायरा ने बोतल के भीतर फुसफुसाया, तुम सही कह रहे हो, डर को नियंत्रण में रखना सीखो, और हाँ, विश्वास रखो। गांव वाले धीरे धीरे उसके पीछे खड़े हुए। अजनबी ने दोबारा कुएं खोदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी खोदी, नीली आभा झिलमिली हुई। उसकी हथेलियों में दर्द हुआ और वह चिल्लाया। फरिश दौड़ा। मैंने चेतावनी दी थी, उसने कहा। अजनबी बेकाबू हो गया। वह भागा और गांव छोड़कर चला गया। सायरा ने बोतल में हल्की मुस्कान के साथ कहा, धैर्य और सच्चाई ने जीत हासिल की, लालच और डर को हमने हराया। गांव अब फिर से सुरक्षित महसूस करने लगा। बच्चों की हंसी लौट आई, जानवर चरने लगे, औरतें खेतों में काम करने लगीं। फरिश ने बोतल को फिर से सुरक्षित स्थान पर छुपाया। अब इसे कोई नहीं छुपाएगा, मैं इसे हमेशा देखभाल करूंगा। सायरा ने बोतल से फुसफुसाया, तुमने अच्छा किया। याद रखना, लालच हमेशा दूर रहना चाहिए, और हाँ, दया ही सबसे बड़ी ताकत है। फरिश ने सिर हिलाया। मैं हमेशा याद रखूंगा। रात में हवा में हल्की सरसराहट थी। दूर से किसी के कदमों की आहट आई, लेकिन बोतल सुरक्षित थी। सायरा ने बोतल से कहा, याद रखना फरिश, खतरा कभी भी लौट सकता है, लेकिन जब तुम्हारा दिल साफ और धैर्यपूर्ण रहेगा, कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं पाएगी। फरिश ने बोतल को कसकर पकड़ लिया। मैं तैयार हूं, हमेशा सतर्क रहूंगा। नीमा गांव की धरती अब शांत थी, लेकिन आसमान में हल्की नीली चमक की झलक अभी भी रहस्य और सुरक्षा का संकेत दे रही थी।
नीमा गांव अब धीरे धीरे अपनी पुरानी रफ्तार में लौट रहा था। खेत हरे भरे, कुएं साफ और गांव वाले मेहनत में जुटे थे। लेकिन फरिश जानता था कि असली चुनौती अभी बाकी है। बोतल, जो अब मंदिर के पुराने कुएं में सुरक्षित थी, उसकी नीली आभा में हल्की चमक छोड़ रही थी। वह जानता था कि किसी भी लालची व्यक्ति की आंख उस चमक पर पड़ते ही आपदा आ सकती है। हर सुबह फरिश खेतों में काम करता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा आसमान और गांव की ओर टिकी रहती। सायरा, मुझे डर है कि कोई नई चाल चले। हम कितना भी सुरक्षित रहें, लालच की आग किसी भी समय भड़क सकती है। बोतल की भीतर से हल्की आवाज आई, फरिश, तुम सतर्क रहो, लेकिन याद रखना तुम्हारा दिल साफ है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। डर से मत भागो, बल्कि सोच समझकर कदम बढ़ाओ। फरिश ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अब तक कई लोग लालच में फंस चुके हैं। गांव वाले धीरे धीरे फरिश के महत्व को समझने लगे। वे उसके पास आने लगे। फरिश, हमें डर है कि कोई फिर से तुम्हारी बोतल को छीनने की कोशिश करेगा। हम भी मदद करना चाहते हैं। फरिश ने उन्हें शांत किया। गांव वालों, हमें एकजुट रहना होगा। अगर लालच और भय को हम नहीं बढ़ने देंगे तो नीमा गांव फिर सुरक्षित रहेगा। सायरा ने बोतल से फुसफुसाया, फरिश, तुम सही कह रहे हो। गांव का साथ और दिल की सच्चाई ही हमारी सबसे बड़ी रक्षा है। एक दिन शाम को दूर के जंगल से अजनबी की परछाई दिखाई दी। वह फिर से गांव में लौट आया था। उसकी आंखों में वही लालच, वही पागलपन और वही योजना झलक रही थी। फरिश ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया। ये वही है जिसने पहले खतरा पैदा किया था। हमें सतर्क रहना होगा, कोई भी गलती भारी पड़ेगी। गांव वालों की आंखों में डर और विश्वास दोनों झलक रहे थे। हम तुम्हारे साथ हैं फरिश, हम सब मिलकर इसे रोकेंगे। सायरा की आवाज बोतल से गूंजी, याद रखना, धैर्य और रणनीति ही सबसे बड़ा हथियार है, जल्दबाजी करना नहीं। फरिश ने गांव के भरोसेमंद लोगों के साथ योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अजनबी को पहले से पता नहीं चले कि बोतल कहां है। हम उसे फंसाएंगे। अगर वह कुएं के पास आया तो उसे चेतावनी देंगे और उसके लालच की असली ताकत दिखाएंगे। सायरा ने बोतल में हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही है, डर और लालच से भरे लोग अक्सर अपनी कमजोरी दिखा देते हैं, बस सावधान रहो। अजनबी ने गांव के कुछ कमजोर दिल वाले लोगों को अपने पास खींचने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो फसलें और संपत्ति हमारी होगी। फरिश को रोकना आसान होगा, लेकिन अब गांव वाले समझ चुके थे। उन्होंने फरिश का साथ दिया और अजनबी के लालच में फंसने वालों को चेतावनी दी। अजनबी को लगा कि लोग उसके जाल में फंसेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद के विपरीत गांव ने उसे टाल दिया। अगली रात अजनबी ने चुपके से मंदिर के पास कुएं खोदने की कोशिश की। उसकी चाल धीमी और चतुर थी। फरिश ने दूर से देखा, उसकी धड़कन तेज हो गई। सायरा, यह वही समय है, हमें इसे रोकना होगा। सायरा ने बोतल के भीतर से हल्की रोशनी फेंकी। तुम तैयार हो? याद रखना, लालच का सामना धैर्य और सच्चाई से होता है। फरिश ने गांव वालों को संकेत दिया। उन्होंने अजनबी के रास्ते को घेर लिया। अजनबी चौंका और डर गया। अजनबी ने झपट्टा मारा, पर गांव वालों और फरिश की एकजुटता ने उसे रोक दिया। बोतल की नीली आभा ने उसे झकझोर दिया। अजनबी चीख पड़ा, यह क्या है? मैं इसे तोड़ दूंगा। लेकिन बोतल की शक्ति सिर्फ सच्चाई और दया के साथ काम करती थी। अजनबी के लालच ने उसे रोक दिया। सायरा की आवाज बोतल से गूंजी, तुम देख रहे हो फरिश, लालच की आग कभी सफलता नहीं देती, केवल धैर्य और सच्चाई जीतती है। अगले दिन अजनबी डरकर जंगल की ओर भाग गया। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। हम सुरक्षित हैं, किसी ने कहा। फरिश ने बोतल को फिर से सुरक्षित जगह पर छुपाया। अब यह स्थान और भी सुरक्षित है, कोई भी इसे आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा। सायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही किया, धैर्य और एकता ने गांव को बचाया। याद रखना फरिश, यह हमेशा हमारी ताकत रहेगी। नीमा गांव में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी, लेकिन फरिश का मन शांत नहीं था। वह जानता था कि अजनबी फिर लौट सकता है। उसने गांव के भरोसेमंद लोगों के साथ रणनीति बनाई। आज रात हमें पूरी तैयारी करनी होगी, कोई गलती हमारे लिए महंगी पड़ेगी, फरिश ने गंभीर स्वर में कहा। गांव वाले सहमते हुए सिर हिलाने लगे। उन्हें पता था कि इस बार केवल धैर्य ही नहीं, बल्कि एकजुटता और समझदारी भी उनकी रक्षा करेगी। सायरा ने बोतल के भीतर से फुसफुसाया, फरिश, तुम्हारा दिल साफ और साहसी है, इसका इस्तेमाल करना सीखो। लालच का सामना केवल धैर्य और सच्चाई से ही हो सकता है। रात गहरी हो गई।
जंगल से अजनबी की परछाई धीरे धीरे गांव के पास पहुंची। उसके कदम जैसे मिट्टी में हल्की गूंज छोड़ रहे थे। अब मैं उसे छीन लूंगा और नीमगांव पर राज करूंगा, उसने खुद से कहा। फरिश और गांव वाले मंदिर के पास छुपकर इंतजार कर रहे थे। हर दिल धड़क रहा था। सायरा की नीली आभा बोतल के भीतर चमकी। धैर्य रखो फरिश, किसी भी लालच से पहले हमें समझदारी से काम लेना होगा। अजनबी ने झपट्टा मारा, लेकिन गांव वालों और फरिश की तैयारी ने उसे रोक दिया। तुम इसे नहीं ले सकते, फरिश ने चिल्लाया। अजनबी ने गुस्से में बोतल को छूने की कोशिश की, लेकिन नीली आभा ने उसे घेर लिया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। सायरा की आवाज बोतल से गूंजी, तुम लालच से भरे हो, इस शक्ति का दुरुपयोग तुम्हें बर्बाद कर देगा। अजनबी चीख पड़ा। उसकी आंखों में पागलपन और डर दोनों झलक रहे थे। गांव वाले और फरिश ने मिलकर अजनबी को घेर लिया। उसकी चालाकी और पागलपन अब काम नहीं आया। नीली आभा उसके चारों ओर फैल गई और वह कमजोर पड़ने लगा। मैं हार नहीं मानूंगा, अजनबी चिल्लाया। लालच कभी जीत नहीं पाता, सिर्फ दया और सच्चाई ही शक्ति है, फरिश ने बोतल को कसकर पकड़ते हुए कहा। नीली रोशनी ने अजनबी को धकेल दिया। वह डर और लज्जा से गिर पड़ा और जंगल की ओर भाग गया। सायरा ने बोतल के भीतर से हल्की मुस्कान के साथ कहा, धैर्य, समझदारी और एकता ने जीत हासिल की। लालच को हमेशा हराया जा सकता है। अगली सुबह नीमगांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे फिर से खुले मैदान में खेल रहे थे। खेतों में हल चल रहा था और कुएं का पानी साफ था। गांव वाले फरिश के पास आए। तुमने हमारी जान बचाई, तुम्हारी समझदारी और साहस ने हमें फिर से सुरक्षित किया। फरिश ने सिर हिलाया। हम सबने साथ दिया, सिर्फ मेरा प्रयास नहीं है, याद रखना हम सबको मिलकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। सायरा की आभा बोतल में हल्की झिलमिला रही थी। तुमने सही कहा, मिलकर काम करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। रात को फरिश मंदिर के पास गया, बोतल को देखा और सायरा से फुसफुसाया, मैंने वादा किया था कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, अब हम सुरक्षित हैं। सायरा की आवाज हल्की और मीठी थी। तुमने वादा निभाया, तुम्हारा दिल साफ और साहसी है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, भले ही मैं बोतल में छुपी रहूं। फरिश ने बोतल को कसकर गले लगाया। मैं हमेशा याद रखूंगा और कभी लालच को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दूंगा। सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। हवा में मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली फिर लौट आई थी। गांव वाले खुशी खुशी काम कर रहे थे। फरिश अपने खेत में हल चला रहा था। बोतल सुरक्षित कुएं के नीचे थी। नीली आभा अब हल्की और शांत थी, जैसे सायरा उन्हें देख रही हो। गांव में उम्मीद और विश्वास की नई लहर दौड़ रही थी। लोगों ने समझ लिया कि लालच और डर केवल तब बढ़ते हैं जब हम उन्हें दिल में जगह देते हैं। सायरा की हल्की आवाज बोतल से गूंजी, याद रखना फरिश, दया और सच्चाई हमेशा विजयी होती है। लालच और भय केवल क्षणिक ताकत दिखाते हैं, लेकिन अंत में वही जीतते हैं जिनका दिल साफ और साहसी होता है। फरिश ने मुस्कुराया, मैंने सीख लिया, अब नीमगांव हमेशा सुरक्षित रहेगा और तुम्हारी याद मेरे दिल में हमेशा रहेगी। नीमगांव की मिट्टी, खेत और लोग फिर से जीवन से भर उठे। बोतल का रहस्य सुरक्षित रहा और फरिश ने सायरा के साथ अपनी दोस्ती और भरोसे की कहानी हमेशा याद रखने का संकल्प लिया।